चारधाम यात्रा में लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। यात्रा को लेकर सीएम धामी ने लोगों से की अपील। कहा, जो लोग पूरी तरह स्वस्थ न हो वो यात्रा से बचने की कोशिश करें। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने डिग्री और मेडल देकर किया सम्मानित। खटीमा के सुरई वन रेंज में बाघ का आतंक। 52 वर्षीय व्यक्ति पर बाघ ने किया हमला। हमले में व्यक्ति की मौके पर मौत। पर्यटकों के लिए खोला गया पौड़ी के कंडोलिया थीम पार्क। जिलाधिकारी ने रिबन काटकर पार्क को पर्यटकों और स्थानीय जनता को किया समर्पित। हरिद्वार राजमार्ग पर कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, 1 घायल। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं देवभूमि में चल रही चारधाम यात्रा का। शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से हुई है। कुछ ही समय में यहां पर आपको बता दें कि हजारों नहीं लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग चुका है। लाखों लोग उत्तराखंड पहुंच गए हैं और ऐसे में यात्रा मार्गों की व्यवस्था पूरी तरह से जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। यात्रा व्यवस्था थोड़ी सी चरमराई हुई नजर आ रही है। सड़क मार्गों से लेकर यात्रा के पैदल रास्तों में अभी तक कई लोगों की मृत्यु की खबर भी आ चुकी है। लोगों के भारी भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह अपील करी है लोगों से कि जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं वो चारधाम यात्रा में आने से बचें। और इसी कड़ी में विपक्ष ने चारधाम यात्रा पर हो रही मौतों और व्यवस्थाओं पर सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। उधर चारधाम यात्रा पर रोजाना लाखों लोग आ रहे हैं और जिनकी बढ़ती संख्या प्रतिदिन सरकार और प्रशासन दोनों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पिछले 2 साल से क्योंकि यात्रा बंद थी इसी वजह से अचानक इस बार ज्यादा भीड़ हो रही है। उन्होंने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से यह आग्रह किया है कि जब तक उनके रुकने और खाने की पहले से व्यवस्था ना हो तब तक यात्रा को टाल दें, क्योंकि चारों धामों में सीमित संसाधन है। साथ ही पहले से बीमार लोग यात्रा न करें। साथ ही जो लोग आ रहे हैं वो अपना स्वास्थ्य चेकअप करने के पश्चात ही आएं और रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। और मेरे सहयोगी कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार, आइए सीधे रुख करते हैं कृष्णा का। कृष्णा, ये बात पहले से ही तय थी कि जब कोरोना काल के बाद चारधाम यात्रा के लिए हामी भरी गई है, हरी झंडी मिली है, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे ही। जब ये जानकारी पहले से ही थी, ये संभावनाएं पहले से ही थी, तो फिर जो अव्यवस्था नजर आ रही है उसके लिए किसे जिम्मेदार माना जाए? बिल्कुल लावनी, देखिए 2 साल के बाद शुरू हुई चारधाम यात्रा के लिए हम पहले से ही उम्मीद जता रहे थे कि इस बार जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आएंगे वो बढ़ चढ़ की संख्या में आएंगे। ठीक वैसे ही हो रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रोजाना अपने चारधाम के द्वार पर पहुंच रहे हैं। चाहे हम बात करें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो दिन भर दिन पहुंचने जा रहे हैं, जिनकी संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर अब सरकार भी चिंतित है, शासन भी चिंतित है और साथ में उनको मैनेज करने के लिए प्रशासन भी चिंतित नजर आ रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब कमान संभालनी पड़ी है। उन्होंने जनता से अपील करी है कि जो भी श्रद्धालु आ रहा है वो सबसे पहले तो अपना स्वास्थ्य का चेकअप करवा के आए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाना ना भूले और जिसको रजिस्ट्रेशन के में जो डेट मिली है उसी डेट पर आए, उसके अलावा उत्तराखंड में ना आए। क्योंकि उत्तराखंड में लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है उसमें ही होटल की जो है वो फुल पैकिंग हो चुकी
चुकी है, चाहे हम बात करें केदारनाथ की, बद्रीनाथ की। तो इन ऐसी जगहों पर पार्किंग जो रहती है, केदारनाथ की अगर हम बात कर लें तो सोनप्रयाग फाटा के पास जो पार्किंग पड़ती है वह सभी जो है वो फुल हो चुकी है। कई घंटों जो है श्रद्धालुओं को रोड पे जाम से जूझना पड़ रहा है, जिसके लिए देखिए प्रशासन को लगातार जो है लोग जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी जो है वो 24 घंटे जो है सड़कों पर मुस्तैद हमको दिखाई दे रहा है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। श्रद्धालुओं को मैनेज करने के लिए प्रशासन हर संभव जो है वो उनकी सहायता भी कर रहा है और हर संभव प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर जाम ना लगे। लेकिन संख्या में इतनी श्रद्धालु आ रहे हैं, इतनी गाड़ियां जो है वो पहाड़ों पर आ रही है। हालांकि पहाड़ पे इतने लोगों की रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का रुझान जो है वो लगातार चार धाम के कपाट की तरफ होता जा रहा है, जिस वजह से लोगों को भी असुविधा जो है वो काफी ज्यादा हो रही है। अगर हम बात करें ऋषिकेश से जब हम चारधाम यात्रा के मार्ग शुरू होते हैं तो वहीं से पहाड़ी रास्ता भी पूरे चारधाम यात्रा के लिए शुरू हो जाता है, जहाँ पे ही लोगों को वहीं से जाम लगना शुरू हो जाता है। तो ऋषिकेश से जाम का सिलसिला जो है वो शुरू होता है और वो बात करें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के आसपास ही जाके वो समाप्त होता है। अगर हम जाते हैं बात करें अगर रुद्रप्रयाग क्षेत्र की, तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पड़ता है। केदारनाथ की उस क्षेत्र में जो है काफी लंबी संख्या में जो है वो जाम लग रहा है। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर के जाम लोगों को 8-8 घंटे 9-9 घंटे जो है वो जाम में फंसना पड़ रहा है। सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है, सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है कृष्णा, जो भी आपने डिटेलिंग इतनी विस्तार से बताई, सवाल यहीं पर खड़ा हो जाता है। क्योंकि मुझे याद है कि जब चार धाम के लिए ये हामी भरी गई थी तो आप लाइव थे और आपने बताया था कि प्रशासन ने इस बार पॉकेट्स में पूरी जगहों को बांटने के लिए निर्णय लिया है, जगह जगह पर सेंटर्स बनाए जाएंगे, किस तरीके से जो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी उनके लिए पार्किंग्स के लिए जगह बढ़ाई गई है। इसके अलावा बार कोड को लेकर भी बड़ा कदम उठाया गया था। जब सारे कदम उठाए गए थे तो फिर इतनी बड़ी संख्या में जो अव्यवस्था कही जा रही है कि सामने आई है, वो अव्यवस्था क्यों आई? क्या ये सारी जो प्रैक्टिस हुई थी वो सिर्फ कागजी प्रैक्टिस थी, इंप्लीमेंटेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल लावनी, देखिए चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने तमाम दावे किए थे और तमाम ट्रैफिक प्लान भी जो है उनको कागजों में तैयार किए थे, लेकिन वो धरातल पर इन दिनों नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई है तो तमाम जो प्रशासन ने दावे किए थे वो सिर्फ पहाड़ के साथ साथ वो सारे दावे उनके हवा में उड़े चले हैं, क्योंकि काफी दिनों से हम देख रहे हैं व्यवस्था जो प्रशासन ने बनाने के दावा किए थे उसमें काफी ज्यादा श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और प्रशासन लगातार दावे करता है कि सभी श्रद्धालु जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा के ही आ रहे हैं, हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं। तो प्रशासन ने एक तरीके से सीमित संख्या भी सभी श्रद्धालुओं की बांधी हुई है कि इतनी संख्या में ही यहाँ पे चारधाम में आकर आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ऋषिकेश से जब यात्रा की शुरुआत होती है, पहला पड़ाव जो ऋषिकेश पड़ता है, उसी में प्रशासन ने दावे किए थे कि आरटीओ और पुलिस प्रशासन सभी यात्रियों के जो है रजिस्ट्रेशन चेक करेगा, जिनको अनुमति होगी वही आगे जा पाएगा, वरना उनको वापस भेज देंगे। खुद इस मामले में आज सुबह डीआईजी गढ़वाल ने भी संज्ञान लिया। उन्होंने तमाम पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। खासकर हम बात करें तो देहरादून एसएसपी और टिहरी एसएसपी और इसके अलावा बात कर सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग एसएसपी को उन्होंने निर्देश दिए कि सभी श्रद्धालुओं के जो है वो रजिस्ट्रेशन चेक करें, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, जिनके पास अनुमति है, जिनके आगे से पास हो रखा है रजिस्ट्रेशन और उनको डेट मिल रखी है, उन्हीं श्रद्धालुओं को सिर्फ आने दिया जाए, बाकियों को वापस भेज दिया जाए। क्योंकि केदारनाथ और बद्रीनाथ में काफी कम लोगों की रहने की व्यवस्था है, तो ऐसे में अगर काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो स्थानीय लोगों के सामने भी वो मुसीबत बन रही है और पुलिस प्रशासन के सामने भी जो है वो मुसीबत लगातार बनती जा रही है। अब इससे बचने के लिए आज से पुलिस ने यह प्लान जो है वो एक्टिव किया है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है सिर्फ उन्हीं को चारधाम यात्रा करने की अनुमति होगी, वरना उनको जहां पे भी चेकिंग पॉइंट पे उनको रोका जाएगा वहां से उनको वापस भेज दिया जाएगा। तो ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी कि कितनी पुलिस प्रशासन जो है इस पे खरा उतर पाती है और चारधाम यात्रा में जो दुर्गम इस टाइम पे ट्रैफिक व्यवस्था हो रखी है उसको कितना सुगम बना पाती है। ये आने वाले ये बिल्कुल चैलेंज है। एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुद्दा इतना बड़ा है कि इस पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है कृष्णा, कांग्रेस हमलावर है और ऐसे समय में जब चंपावत में इलेक्शन होना है, सीएम धामी की साख लगी हुई है दांव पर, ऐसे में अगर अव्यवस्था सामने है तो बैठे बैठाए विपक्ष को, कांग्रेस को एक मौका दे दिया सरकार ने। कृष्णा, बिल्कुल देखिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री क्योंकि 2 साल से चारधाम यात्रा पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब चारधाम यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो श्रद्धालु भी बढ़ चढ़कर पहले की भांति जिस तरीके से पहले चारधाम यात्रा करने श्रद्धालु आया करते थे, ठीक उसी संख्या में, या हम कह सकते हैं कि 2 साल बाद उनको अनुमति मिली है तो बढ़ चढ़कर श्रद्धालु आ रहे हैं। तो अव्यवस्थाएं भी काफी ज्यादा हो जा रही है, क्योंकि लोगों को सबसे पहले अगर हम बात करें अपने वाहन से आ रहे हैं तो उन्हें पार्किंग, अपनी गाड़ी जो है वो पार्किंग में खड़ी करने की जगह नहीं मिल रही है। दूसरी ओर देखें तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही। हालांकि प्रशासन ने यह भी दावे किए थे कि केदारनाथ में हम तमाम टेंट की व्यवस्था करेंगे,
करेंगे, कैंप की व्यवस्था करेंगे, जो श्रद्धालु आएगा उनको वहाँ पे रहने का इंतजाम उनका किया जाएगा, वो अपने किराए पर ले सकते हैं। लेकिन ये सभी जब वो फुल हो चुके हैं, जिसको देख अब कांग्रेस भी लगातार हमलावर हो रही है। बात चाहे हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की करें, चाहे उप नेता हम भुवन चंद कापड़ी की करें, ये सभी जो है वो सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को देखते हुए। तभी मुख्यमंत्री ने आज जो है सभी श्रद्धालुओं से अपील करी है कि जो भी व्यक्ति आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि 28 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत भी हो चुकी है चारधाम यात्रा के पड़ाव पर, तो सबसे पहले जो है अपना स्वास्थ्य का चेकअप करवा के आए। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन जो है वो सरकार को पूरी की पूरी जानकारी दे कि आप कितने लोग आ रहे हैं, ताकि सरकार आपकी व्यवस्थाओं का जो है वो बिल्कुल। तो चैलेंज सामने है, चुनौती सामने है। अब जो उन्होंने नियम कानून कायदे बनाए थे, उन नियम कायदे कानून की धज्जियां इसलिए उड़ी क्योंकि यहाँ पर एक साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अब जो प्री स्ट्रैटेजी थी उसमें थोड़ा चेंज किया जा रहा है, जैसा कि कृष्णा हमें लगातार बता रहे हैं कि अब जिनका रजिस्ट्रेशन होगा केवल उन्हीं को ही अनुमति दी जाएगी। थैंक यू सो मच कृष्णा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ संपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। एक हमारे लिए भी चुनौती है कि चारधाम यात्रा ठीक प्रकार से चले, क्योंकि इस बार जो हमारे श्रद्धालु हैं वो पहले की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा आ गए हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों से यात्रा नहीं चल पाई है। इसलिए मेरा यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से भी विनम्र निवेदन है कि जिनका अभी स्वास्थ्य थोड़ा पूरी तरह से ठीक नहीं है वो लोग यात्रा में थोड़ा रुक कर आएँ, क्योंकि अभी यात्रा में हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पर है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग जो भी यात्रा में आएँ वो सुरक्षित आएँ, सुरक्षित जाएँ, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, उसके लिए हमारे हर संभव प्रयास हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जब तक पूरी तरह से जो व्यवस्था जो बनाई गई है, सरकार के द्वारा जो व्यवस्था बनाई है, प्रशासन ने जो व्यवस्था बनाई है, उसके तहत जब तक आपकी यात्रा के लिए पूरे प्रबंध आगे नहीं हो जाते हैं, यानी कि व्यवस्था नहीं हो जाती, रहने की व्यवस्था, आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, दर्शन की व्यवस्था, तब तक मेरी अपील है सबसे कि वो यात्रा अपनी सीधे सीधे देव स्थानों के लिए अभी न करें तो अच्छा रहेगा। इधर उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में 5 सालों के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें 66 गोल्ड मेडलिस्ट और साल 2017 से 2022 तक के 308 पीएचडी धारकों को राज्यपाल ने डिग्री और मेडल देकर सम्मानित किया। दरअसल दीक्षांत समारोह में 95% से ज्यादा महिलाओं ने उपाधियां प्राप्त की हैं। इस दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि दीक्षांत लेने वाले सभी छात्र छात्रा उत्तराखंड और देश के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रिसर्च और तकनीकी के क्षेत्र में मजबूत होना चाहिए। इस मौके पर सुबोध उनियाल सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने डिग्री धारण करने वाले और सभी गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों से यह अपील की कि वो बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार लेने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वालों में शामिल हों। साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी रिजॉर्ट और व्यावसायिक कोर्सों को पास करने वाले छात्रों से निश्चित तौर पर उत्तराखंड और देश के विकास को एक नया आयाम मिलेगा। देखिए, आज तकरीबन मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे वीर माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर सभी यहाँ पर कर्मचारियों को कि आज 6-7 वर्षों के बाद इसका आयोजन हुआ और 38,000 बच्चों को आज उपाधियाँ विस्तृत हुई हैं, जिसमें करीबन 308 डिग्री धारक और 86 बच्चों को गोल्ड मेडल मिला। देखिए, आज आवश्यकता जो है देश में अपने जो ज्ञान इन लोगों ने प्राप्त किया उस नॉलेज से बजाय जॉब सीकर बनने के, अगर ये जॉब जनरेटर बनेंगे, जॉब जनरेट करेंगे तो निश्चित रूप से ये नौजवानों को अपने ज्ञान का फायदा देकर और देश को भी जो एक आर्थिक रूप से समृद्ध होने में, स्वावलंबी बनाने में इनका मदद मिलेगी। देखिए, जिस तरह से आज ये दीक्षांत समारोह हुआ है, ये खुशी का मौका है हमारे लिए। और मैंने LLM किया है 2017 में और जिसके लिए मुझे गोल्ड मेडल मिला है। और जैसे हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब ने ये बात कही है कि जैसे जैसे यहाँ पे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं या डिग्री धारक हैं, यहाँ से जाने के बाद
ये ना सोचे कि उनको कहीं पे जॉब करनी है, वो कुछ ऐसा करें ताकि वो दूसरों के लिए जॉब प्रोवाइड कर सके। तो हमारा भी मेन एम यही रहेगा कि हम अपने लोगों को लॉ के फील्ड में जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें काम दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें साथ लगा के हम अपने जो हमारी क्या बोलते हैं प्रक्रिया है या हमारा कोर्स है उसे आगे बढ़ा सकें। इधर पौड़ी के कंडोलिया थीम पार्क को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को रिबन काटकर कंडोलिया थीम पार्क को पर्यटकों और स्थानीय जनता के मनोरंजन के लिए खोल दिया। दरअसल पिछले कोरोना के चलते इस पार्क को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना के मामले कम होने के चलते पार्क खोल दिया गया है। इस अवसर पर उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी, पालिका अध्यक्ष, वन पंचायत मौजूद रहे। ये पार्क बच्चों, महिलाओं, वयस्कों और वृद्ध जनों के लिए बहुत सारी मनोरंजक खूबियों के साथ सप्ताह के 7 दिन सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा। पार्क में प्रवेश के लिए प्रति व्यक्ति 5 रुपए टिकट लगेगा, साथ ही उसे रिस्ट बैंड लेना अनिवार्य रहेगा। इस पार्क में बच्चों के लिए झूला, स्लाइड, बाल क्रीड़ा उद्यान के अतिरिक्त बच्चों से संबंधित और वयस्कों के लिए ओपन जिम है। टहलने के लिए राउंड पार्क है। परिसर लोगों को जन्मदिन, फंक्शन, पार्टी, एनिवर्सरी जैसे फंक्शन मनाने के लिए प्राकृतिक थीम आधारित मनमोहक वातावरण भी देगा। पार्क में विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यंजनों के अतिरिक्त स्थानीय व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया जा सकेगा। पार्क को खुलने से पर्यटकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। हमारे मुख्य विकास अधिकारी पौड़ी और समस्त अधिकारीगण जिन्होंने निर्माण कार्य का प्रगति को बनाए रखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में कंडोलिया थीम पार्क जो है अच्छी उपलब्धि के रूप में सामने आएगा, सफल प्रयोग के रूप में सामने आएगा और अनेकों जनपदों में ऐसे उपक्रम लिए जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से और चारधाम यात्रा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण होगा कि जो चारधाम के लिए आने वाले हमारे यात्रीगण हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो पर्यटन से भी जुड़े और आसपास के क्षेत्र में जाकर पौड़ी का जो महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, उसको भी अपना यात्रा के दौरान एक अभिन्न अंग बनाए। मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में पौड़ी भी यात्रा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान के रूप में विकसित हो। तो हम चाहते हैं कि पौड़ी को थोड़ा, अब जैसे सर लोगों ने यहाँ पे खोला है तो शायद कुछ हो जाए पौड़ी में अब थोड़ी देर के बाद, क्योंकि लोग आते हैं हमारे बहुत पहचान के बाहर से आते हैं, बोलते हैं कि क्या है, अब उनको बुला नहीं पाते, इसलिए नहीं बुला पाते हैं कि यहाँ पे कुछ है नहीं, टिकट या खाने को कुछ नहीं मिलता, कुछ फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो अभी क्या है कि सर लोगों यहाँ पे अच्छा लग रहा है, सेटअप बहुत अच्छा हुआ है, तो अगर इसको ऐसे ही मेंटेन कर सकते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और शायद रेट्स वगैरह अच्छे हैं काफ़ी, तो सही लग रहा है। अभी ये प्रॉपर्टी खुल गई है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपने दोस्तों को बुला सकती हूँ अब। और जैसे कि हमको पता है कि यात्रा भी चालू हो गई है, तो बहुत सारे लोग अगर उधर से फुटफॉल इधर आ जाए तो पौड़ी जितना सुंदर है और आसपास में जितनी यहाँ पे चीजें हैं, टूरिज्म को और प्रमोशन मिलेगा। जैसे कि ओंकारेश्वर मंदिर है, उसका अपना सिग्निफिकेंस है हिस्टोरिक, एंड ज्वारपा देवी मंदिर है, श्रीनगर में घारी देवी में भी लोग बहुत सारे आते हैं। तो टूरिस्ट अगर इस तरफ आए, ये कंडोलिया पार्क में जो थीम पार्क चालू किया गया है, मेरे को लगता है कि ये काफी यहाँ पे पौड़ी की जो सुंदरता है और लोगों तक पहुँचे और यहाँ पे और लोग आए। बहुत साल पहले यहाँ सारा बंद हो रखा था, पर अब कुछ साल पहले से हम देख रहे हैं कि नया बन रहा है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। और ज़्यादातर लोग यहाँ घूमने आते हैं और फिर यहाँ की शोभा भी बढ़ती है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चे भी बहुत खुश हैं इससे लेकर, और बहुत सारे बच्चे खेलने आ रहे हैं यहाँ, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। होम स्टे का हमने बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा। कपल्स के लिए हमने 2500 ओनली पर नाइट रखा है। इसमें आप फैमिली के साथ भी डबल स्टोरी कॉटेज है, जो हमारा सिंगल वाला कॉटेज है उसका ओनली 2000 रुपीज़ हम चार्ज रख रहे हैं। यहाँ कंडोलिया टेम्पल है, आसपास में घूमने के लिए काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, जो लोग आते हैं उसको देख सकते हैं। कंडोलिया टेम्पल हो गया, ओंकारेश्वर हो गया, और अभी नाइट सफारी का भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ नाइट सफारी करा सकते हैं। ये आज बड़ी खुशी की बात है कि इतने टाइम के बाद ये पार्क हमारे बच्चों के लिए खुला है, जो बेचारे पार्क में घूमने के लिए, झूले के लिए बहुत तरस रहे थे। तो बड़ी खुशी हुई सबको ही, पौड़ी वासियों को और विशेष करके हमारे नवयुवक बच्चों को, छोटे बच्चों को इस चीज़ के लिए, पूरे पौड़ी को, हमारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और विशेष करके डीएम सर को, हमारे पंचायत सरपंच ललित जी को बहुत बहुत बधाई है कि आज आपके नेतृत्व में पौड़ी जो कि पर्यटन नगरी के नाम से पहचाना जाता है, उसे आज एक वास्तविक पहचान मिली है। और मैं सीडीओ साहब का, विशेष रूप से सरपंच जी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के सामूहिक प्रयास से जो है ये काम यहाँ पर हुआ है। और मैं पौड़ी के लोगों से निवेदन करूँगा कि एक शुरुआत पर्यटकों के लिए हुई है, और आगे जो हमारे पर्यटक स्थल है, जैसे रांची में कैनवास पर्वत है,
चंडीदार है, तमाम चीज़ें हैं। तो इन लोगों पे जब एक चीज़ खुली है तो हम लोगों पे भी धीरे धीरे अकल आएगी और हम लोग पौड़ी के विकास की अब सिर्फ बात करेंगे। पौड़ी में हड़कंप भी मच गया और यह हड़कंप उस समय मचा जब थापली अड़ेथ मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। साथ ही इस हादसे में एक की मौत भी हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। इधर हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब हरिद्वार में पिता का श्राद्ध कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। राजमार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। वहीं इस हादसे में कार में सवार मां बेटे के साथ ही चालक की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला हादसे में घायल हो गई। मामले की सूचना स्थान के लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। उत्तराखंड हरिद्वार से ही अगली खबर है, जहां पर एक निजी पैकेजिंग कंपनी में काम कर रहे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने कंपनी के बाहर हंगामा किया। दरअसल परिजनों का आरोप है कि कंपनी के अंदर युवक के साथ क्या दुर्घटना हुई है, इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। मृतक युवक कंपनी में काम कर रहा था। वहीं मृतक युवक कंपनी में जनरेटर की रिपेयरिंग के लिए कंपनी आया हुआ था, जिसके बाद कंपनी के अंदर क्या हुआ क्या नहीं, परिजनों के मुताबिक युवक मेट्रो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कंपनी पर आरोप लगाया है कि युवक की मौत कंपनी के अंदर ही हुई है। फिलहाल परिजनों ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करा दी है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। फिलहाल जांच जारी है। ये जो लड़का था ये गेनवेल कैट में काम करता है, तो कंपनी से कंप्लेन गई थी। ये इंजीनियर है जनरेटर, ये रेम्बो पैकेजिंग इंडस्ट्री से कंप्लेन गई थी डीजी की जनरेटर की। तो ये जनरेटर की कंप्लेन सर्विसिंग करने के लिए आया हुआ था। जब हमें सूचना मिली तो ये लड़का हमें हॉस्पिटल में मिला, मेट्रो में, बस वेंटिलेटर पे था। क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है सर? एक्सीडेंट यही होता है, ये डेथ पहली। विश्व प्रसिद्ध संतूर वादक एवं संगीतकार पद्म विभूषण और पद्मश्री पंडित शिव कुमार शर्मा की अस्थियां शुक्रवार को हर की पैड़ी स्थित ब्रह्म कुंड पर पूरे विधि विधान के साथ गंगा में प्रवाहित कर दी गई। संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में कार्डियक अरेस्ट से 10 मई को निधन हो गया था। वो पिछले 6 महीने से किडनी संबंधित बीमारी से पीड़ित थे। भाजपा नेता आशुतोष शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को उनके बेटे रोहित और उनके छोटे बेटे शिष्य राहुल मुंबई से हवाई मार्ग से उनकी अस्थियां लेकर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने पंडित शांतनु ने विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कराकर अस्थियां गंगा में बेटों से विसर्जित करा दी। और अब खबर उत्तराखंड के टिहरी से, जहां एक युवक टिहरी झील के रेतीले दलदल में फंस गया। चिन्याली सौंड के पास मड़ी गांव का रहने वाला एक ग्रामीण दलदल में फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एसडीआरएफ को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है। साथ ही एसडीआरएफ की टीम और ग्रामीणों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। सीएम कार्यालय को इस संबंध में सूचना दे दी गई है। फिलहाल एसडीआरएफ की तरफ से दलदल में फंसे शख्स को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में उस समय हड़कंप मच गया जब देर रात निजी कैंप में जन्मदिन की पार्टी में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक निजी कैंप में जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और इस दौरान शिवालिक और एकलव्य कैंप संचालक के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। ये मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक कैंप के 4 कर्मचारी ने दूसरे कैंप में घुसपैठ कर दी और साथ ही एक पक्ष के 4 लोगों ने एक कर्मचारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है।
भोले के भक्तों के लिए उत्तराखंड से अच्छी खबर आ रही है। ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे को हरी झंडी मिल गई है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव के बीच का सफर खासा मुश्किल है। यहां हर साल होने वाली भारी भीड़ की वजह से लगातार रोपवे निर्माण की मांग उठती आई है, लेकिन अब बोर्ड बैठक में ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। दरअसल यूकेएमआरसी के पास रोपवे निर्माण की जिम्मेदारी है। कॉर्पोरेशन ने हाल ही में हुई बोर्ड बैठक में ऋषिकेश नीलकंठ रोपवे का प्रस्ताव पास कर दिया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिया गया। यूकेएमआरसी की ओर से जो प्रस्ताव पास किया गया है उसके तहत रोपवे की कुल दूरी 5.5 किलोमीटर की होगी, जिसमें बीच में 2 पड़ाव आएंगे, एक आईएसबीटी और दूसरा त्रिवेणी घाट से सीधे नीलकंठ तक का सफर होगा। वहीं रोपवे सेवा शुरू होने से भक्तों के लिए ऋषिकेश से नीलकंठ जाना आसान हो जाएगा। बात रामनगर की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मोबाइल पर फर्जी ऐप बनाकर लाखों की ठगी करने का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ठगी का खुलासा करते हुए सीओ बलजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि मोहल्ला गुल्लर घट्टी निवासी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसके साथ कुछ लोगों ने मोबाइल में फेसबुक पर फर्जी ऐप बनाकर करीब 17 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मामले की जांच के दौरान पुलिस ने एक ठगी करने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जबकि उसके 2 साथी अब भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। वहीं मामले की पूछताछ की जा रही है। देखिए, काफ़ी दिनों से एक ठगी का एक ऐप चल रहा था। उस ऐप के माध्यम से कुछ लोगों को लिंक भेजा जा रहा था और उनसे $10 प्रतिदिन लगाने के और प्रतिदिन $1 वापस करने के नाम पर एक ऐप तैयार किया गया। उनको काफ़ी लोगों को उस ऐप से जोड़ा गया। उस ऐप के जोड़ने के उपरांत इनके द्वारा इसमें पैसे डाले गए। शुरू में तो इनके द्वारा $10 जमा करने के उपरांत $1 प्रतिदिन वापस आ रहा था। जब धीरे धीरे रकम काफ़ी ज़्यादा हो गई तो उसके द्वारा पैसे लौटाने बंद कर दिया और ऐप को भी बंद कर दिया। पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा गुरुवार देर रात हुई भारी तूफान से तहसील चौबट्टाखाल के अंतर्गत विकासखंड एकेश्वर और पोखरा में भारी नुकसान हुआ है। भारी तूफान से तहसील चौबट्टाखाल के पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिर गए, जिससे गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। वहीं कई गांव में ग्रामीणों के मकानों की छत भी क्षतिग्रस्त हुई है। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं इस तूफान से हुए नुकसान को सतपाल महाराज ने स्थानीय लोगों को मुआवजा देने की बात की है। पूरी गिर रही है, तो फिर हम बाहर आए और तब देखा कि पूरी छत ही चली गई नीचे। दादी की आवाज़ दी तो दादी तो बस से मरी वहाँ से। तो हमारा मतलब बहुत नुकसान हुआ है और हम सरकार से अपील करेंगे कि हमारी वो सुने। ऐसा है कि कल रात लगभग समझ 9:30 पौने 10 बजे के करीब भयंकर आंधी तूफान आया। लोगों के समझे कि अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। रात समझे कि लगभग 10 बजे ये समझे कि ग्राम सभा मसमूली के ग्राम नेवा से दिवंगत श्री सुनील कुमार बदुला की माँ का फोन आता है कि हमारा मकान इस समय इस तरह से घटनाग्रस्त हो गया। और इस समय मैं जिला प्रशासन माने संबंधित माननीय मंत्रीगणों माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि इनका लगभग समय लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इनका आय का कोई साधन नहीं है। तत्काल समय संबंधित अधिकारी संबंधित माननीय मंत्री संज्ञान लें और इनकी समस्या का निस्तारण करें, इनको आर्थिक सहायता दें। अभी आपदा घटनाएं होती हैं उसमें संबंधित तहसील से निर्देश दिया गया है, जब भी भारी वर्षा हो, आंधी तूफान हो, उसमें किसी का मकान क्षतिग्रस्त होता है या किसी का पशु हानि होती है या भूमि क्षति होती है, संबंधित रिपोर्ट हमको तत्काल 24 घंटे के अंदर प्राप्त किया जाए। जो घटना की जानकारी आ रही है पोखड़ा की, उसको भी हम जो है संबंधित तहसील से जाँच करवाते हैं, उस पर शीघ्रता से कार्रवाई करें। और चलिए इसके साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।